सबसे पहला सवाल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज ईच। देखिए इसमें सीधा सीधे फॉर्मूला आपको Q इज इक्वल टू एन ई वाला लगाना है। हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो Q बाई ई लिखेंगे। ठीक है, Q बाई ई लिखेंगे तो आपका चार्ज कितना बोला 1 कूलम, तो 1 कूलम बाई 1.6 और कितना होता है चार्ज 10 का पावर माइनस 19 हो गया। ठीक है, तो देखिए 10 का पावर माइनस 19, ठीक 10 का पावर माइनस 19। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो नंबर आपका जो आ जाएगा, यानी यही फॉर्मूला से आपको देखिएगा आएगा। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका पिछले वर्ष भी पूछा गया है, मॉडल पेपर में आया था पिछले वर्ष भी। ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बस यही फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल। देयर आर 2 चार्जेस। सबसे पहले बोला गया है कि 2 चार्ज रखा गया है, एक +1 का है, एक +5 का है। चलिए दोनों के बीच का दूरी भी रख देते हैं, आर है मान ले, नहीं दिया तो दोनों के बीच का फोर्स का दूरी पूछा है। ठीक है, अब मान लिए जाए F15 निकालते हैं, F15 निकालेंगे, नहीं इसके द्वारा इस पर लग रहा है तो उसमें भी तो लिखेंगे ना K1 × 5πr² लिखेंगे। ठीक है, और जब 5 निकालेंगे यानी F51 निकालेंगे तो उसमें भी तो वही लिखेंगे ना K5 × 1/r²। तो यहाँ देखिए क्या लगता है, फोर्स एक दूसरे पे सेम फोर्स लगता है, यानी रेशियो जो होगा क्या हो जाएगा 1:1। बस फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या था हमारा Q1 Q2/r²। अब वो चार्ज फोर्स क्या है, दोनों पे सेम लगेगा, यानी रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। अगला सवाल में चलेंगे। 3 कैपेसिटर दिया गया है, आपको सीरीज में कनेक्ट किया गया है इस तरह से। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं। तो इसमें पूछा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है इस प्रकार से 1/c इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/c + 1/c + 1/c सीरीज में। ठीक है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3/c, और जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा c/3, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला है इफ ए हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर बी चार्ज पॉजिटिवली देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड विल बी। तो देखिए मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि चार्ज किए गए, तो चार्ज जो करेंगे हॉलो है, तो हॉलो है तो सारा क्या रहेगा, सारा सरफेस पे रहेगा ना। तो सरफेस का दूरी कितना हो जाएगा r हो जाएगा। और इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं पूछा है कि अंदर में आपको क्या पूछा है कि आपका चार्ज का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखिए जब ये चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अंदर में पोटेंशियल क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। अब बात आता है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। जब यहाँ पे चार्ज आपका पॉजिटिव है तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं KQ/R लिखते हैं ना पोटेंशियल का। जब Q पॉजिटिव होगा और R हमेशा पॉजिटिव ही रहता है तो फिर आपका टोटल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और प्लस यूनिफॉर्म, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। देखिए VI ग्राफ फॉर कंडक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद V एक्सिस। तो देखिए VI कर्व हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ये थीटा एंगल इसके साथ बना लिया, ये V है और ये I। आपको पूछ रहा है कि VI का रिलेशन क्या होगा, यानी रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस हम लोग लिखते हैं V/I लिखते हैं, लेकिन जब एंगल आपका x एक्सिस से रहता है तब, यानी I के साथ बना रहता है तब। तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 - थीटा, यानी tan 90 - थीटा और बराबर क्या हो जाएगा आपका V/I। और tan 90 - थीटा क्या होता है, ये V/I क्या होता है cot थीटा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान इसमें यही देना था कि ये जो एंगल जो है वो V के साथ बनाया था, ना ही कि I के साथ। ठीक है, चलिए अगला है द इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू विच लॉ। कौन सा लॉ से ये एप्लीकेबल होता है, सेकेंड रूल, किर्चॉफ सेकेंड लॉ, किर्चॉफ जंक्शन रूल, किर्चॉफ थर्ड लॉ या न्यूटन लॉ। न्यूटन आएगा ही नहीं, थर्ड लॉ तो बना ही नहीं था, अब बचता है सेकेंड लॉ और जंक्शन रूल। तो जो आपका जंक्शन रूल है ये करंट के लिए होता है। ठीक है, और सेकेंड लॉ जो होता है वो वोल्टेज के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, वोल्टेज के लिए।
तो वोल्टेज क्या हो गया आपका, ई इक्वल टू आई आर है ना, वोल्टेज है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है आपका द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर इज 120 सेंटीमीटर ऑन शंटिंग द सेल विथ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट्स टू ए लेंथ ऑफ 160 सेंटीमीटर फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। एक फार्मूला आप यहाँ से याद रखिए कि आर बराबर हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, L2/L1 सॉरी L1/L2 और -1 इंटू कैपिटल आर। अब L1/L2 यानी 120/60 और -1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है, 4 है, तो 4 है तो क्या हो जाएगा, ये अंदर में 2 - 1 इंटू 4 तो क्या आ जाएगा मेरा 4 ओम, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। आइडेंटिफाई द कंडीशन अंडर विच द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। देखिए इसमें जो होता है फॉर्मूला आप याद रखिए, क्यू पी वी साइन थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, तो ग्राफ भी आप देखते होंगे, तो मैक्सिमम कहाँ होता है आपका, साइन थीटा का वैल्यू साइन 0 0 होता है, इस तरह से आपका ग्राफ बनता है। तो कितना पे मैक्सिमम है, π/2 यानी 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका व्हाट टार्क एक्ट्स ऑन ए 70 टर्न्स कॉइल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया carrying a current of 20 ampere held with its axis at right angles to a uniform magnetic field of 0.2 टेस्ला। देखिए टॉर्क का जो फॉर्मूला है ना, सीधा याद रखिए, होता है NIAB साइन थीटा, और राइट एंगल बोला है तो साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो साइन 90 1 हो गया, यानी कि अब यहाँ से आपको पुट करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 70, करंट आपका 20, ठीक है, 400 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग को चेंज करना होगा, 2 बार 100 लगाना होगा। ठीक है, और आपका बचा बी, तो 0.2, ये देखिए 2 0 2 0 से 2 0 2 0 जिससे 2 0 कट गया। अब देखिए 7 दूनी 14 14 चौके 56, लेकिन देखिए यहाँ ऑप्शन कोई भी नहीं है, सारा ऑप्शन गलत है। यहाँ जब आपको सॉल्व कीजिएगा ना तो 11.2 न्यूटन मीटर आएगा। क्यों आएगा, देखिए 7 दूनी 14 14 चौके 56 और ये 0.2 तो कितना हो जाएगा 11 यानी 11.2 न्यूटन मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू एम मीटर। कैसे हम लोग एम मीटर में बदलते हैं गैल्वेनोमीटर को, तो गैल्वेनोमीटर में हम लोग एक रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में लगाते हैं, इसमें लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, लेकिन उसका वैल्यू जो होना चाहिए लो होना चाहिए, यानी मिनिमम होना चाहिए, यानी स्मॉल वैल्यू पैरेलल में। इसको हम लोग शंट के नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, शंट के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही, बी। ठीक है, बी आपका सही है। अगला है सीधा सा थ्योरेटिकल सवाल, एंगल ऑफ डीप एट पोल्स एंड इक्वेटर रिस्पेक्टिवली आर। तो आपका जो एंगल ऑफ डीप जो पोल और इक्वेटर पे होता है ना, वो डीप पे आपका 90 और इक्वेटर पे 0, यानी एंगल ऑफ डीप जो पोल पे होगा वो 90 होगा, इक्वेटर पे क्या होगा 0 होगा। अगला नियम क्या कहता है, whenever the magnetic flux linked with an electric circuit change and EMF is induced in the circuit। हमने ये पढ़ा ना, E = -d∅dt पढ़ा ना, फ्लक्स का रेट चेंज क्या कहलाता है, आपका EMF इंड्यूस्ड कहलाता है। ठीक है, और ये कौन सा लॉ है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर इसमें यही सिंबल दे करके अगर आपको पूछता कि माइनस जो है वो क्या इंडिकेट करेगा, तब हम लोग बोलते ले चलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पीक वैल्यू बताना है आपका, पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर इज गिवन बाय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका I बराबर E/R, यानी ऑप्शन नंबर I बराबर E/R, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका एनर्जी डेसिपेट इन LCR सर्किट। LCR सर्किट में L यानी इंडक्टर, C कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। इसमें पूछा गया कि LCR सर्किट में आपका एनर्जी किस में डेसिपेट होता है। देखिए रेजिस्टेंस जो होता है इसमें वोल्टेज, देखिए सबसे पहले तो एनर्जी का फॉर्मूला V × I × T लिखेंगे। अब देखिए टाइम से हम तो मतलब ये दोनों
जो हम लोग गुना करेंगे तो सेम फेज में होना चाहिए। तो सेम फेज में किस में होता है? आपका रजिस्टर में होता है, इसीलिए ओनली रजिस्टर यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल आपका 14 तक हो गया। आपका 15वां नंबर, ट्रांसफार्मर का काम क्या है? ट्रांसफार्मर देखिए वो किसी भी चीज़ को पलटता उलटता नहीं है, ठीक है। वो कोई भी काम ऐसा नहीं करता है पलटने वाला यानी कन्वर्ट नहीं करता है, वो खाली आपका एसी वोल्टेज पे आपका काम करता है, यानी ऑब्टेन ए सूटेबल एसी वोल्टेज यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस? ये आपका फॉर्मूला है, याद रखिएगा, c/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टू यूज टू इन्वेस्टिगेट स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड? तो देखिए आप जो है एक्सरे करवाते हैं तो क्या मिलता है, हड्डी का जो आपको जैसे टूट गया तो एक्सरे कराया जाता है, तो अंदर वो भी क्या सॉलिड ही ना, तो वही एक्सरे यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस करस्पॉन्डिंग टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे जो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के पहले का कंडीशन, ऐसा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंस जिसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाए, वो 90 हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस एंगल को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। चलिए नेक्स्ट है आपका लेंस फार्मूला पूछा गया है, तो लेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/f = 1/b - 1/u यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला है, इफ एनी नंबर ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट ऑफ फोकल लेंथ। देखिए थिन लेंस है, आपको कनेक्ट कर दिया गया है, जोड़ दिए बहुत सारे, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, टोटल का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, f1 f2 इतना सारा सबको क्या करेंगे, सिर्फ जोड़ देंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन। देखिए एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं हम लोग, ये आपका प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म है, यहाँ से आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस गया इधर मुड़ा, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, और एंगल ऑफ डेविएशन जो है कैसे निकालते हैं, ये आपका एंगल होता है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया ये वाला। तो एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड कर रहा है, देखिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, ये जैसा होगा और सही आपका होगा। इससे हमको क्या मतलब है, ये तो सिर्फ जोड़ने का काम किया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर एंड इंटायर अरेंजमेंट इज डिप्ड इन वाटर, द फ्रिंज विड्थ विल बी। फ्रिंज विड्थ निकालने का फॉर्मूला होता है लैम्डा टी और बाई टी, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया कि सारा को हम लोग कहाँ कर दिए, पानी में। देखिए अभी तो नॉर्मल एयर में तो स्पीड जो होगा नॉर्मल होगा, लेकिन पानी में जब हम लोग डाल देंगे, पानी में डाल देंगे तो v = आपका f लैम्डा होता है, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा वेवलेंथ। जब आपका स्पीड जो होगा पानी में क्या होता है, घट जाता है ना लाइट का, तो वो घटेगा तो ये भी घट जाएगा, जब ये घटेगा तो आपका फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, वेव फ्रंट ड्यू टू सोर्स सिचुएटेड एट इन्फिनिटी इज, ये याद रखिए ये कैसा होता है, प्लेनर होता है। कैसा होता है, प्लेनर, यानी इन्फिनिटी पे क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन क्या होगा, एक प्लेन में आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेनर के नाम से जानेंगे। अगला है, फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्जी, मोमेंटम इन एनर्जी या क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। तो देखिए इसमें क्या है आपका कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो पार्टिकल है उसमें मास है, क्योंकि ये वेव जो आ रहा है उसमें कुछ पार्टिकल्स, उसका मास भी है और वेलोसिटी से आ रहा है, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब अगला सवाल देखिए कि चार्ज ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन। देखिए सबसे पहला बात कि यहाँ जो है ना आपका ऑप्शन जो है किस हिसाब से, ये पूछा जाना था इसको चार्ज के जगह पे मास पूछता तो ऑप्शन नंबर ए होता, और नहीं मास पूछता तो 9.1 × 10⁻³ होता, इलेक्ट्रॉन का मास होता। लेकिन ये नहीं हो करके क्या होगा आपका
फोटो इलेक्ट्रॉन का मास ये नहीं होकर के क्या होगा, आपका मास ये हो गया। लेकिन अगर चार्ज पूछेगा ना, तो चार्ज पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखेंगे ना, मास यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं, जैसे ये आपका कोई सरफेस है, इस पे इंसिडेंट ऑफ लाइट आ रहा है, तो इसमें से जितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट देंगे उतना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ज़्यादा आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला है डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर बॉडी मास m एंड काइनेटिक एनर्जी E इज गिवन बाय। ठीक है, आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा गया है, तो लैम्डा इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं h/p, यानी मोमेंटम बाय आपका प्लैंक कांस्टेंट बाय क्या लिखते हैं, आपका p मतलब मोमेंटम, और मोमेंटम को हम लोग एनर्जी के टर्म में क्या लिखते हैं, √2mE लिखते हैं तो हो गया कहानी, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mE, यानी ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर ए आपको मिल जाएगा। बस आपको बेसिक इसको क्लियर रखना है, आपका ऑब्जेक्टिव सारा क्लियर है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड दैट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻15 to 10⁻⁻14, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। फिर आपका किस स्पेक्ट्रल सीरीज में आपका विजिबल रेंज होता है, तो वो होता है आपका किस में होता है, सभी को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर बी बाल्मर सीरीज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इमिट्स बीटा पार्टिकल। जब एक न्यूक्लियस इमिट्स करता है तो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई जो होगा, जैसे ये टूटा तो बना बी और सी, तो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई क्या होगा, आपका ये दोनों डॉटर न्यूक्लियाई हो गया, दोनों का क्या कहलाता है, दोनों आइसोबार कहलाता है, यानी एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन आपका मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपका 31 नंबर में है द रेडियस ऑफ स्फेरिकल न्यूक्लियस इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज 3.6 FM। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस फॉर मोस्ट लाइकली टू बी। देखिए इसमें एक याद रखिए, R = R0 का A का पावर 1/G। ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस मोस्ट लाइकली टू बी, तो ये हमको निकालना है। ठीक है, देखिए इसमें A का पावर कैसे निकालेंगे, तो R/R0 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब आपका R कितना है, 3.6 FM है, और नॉर्मल कितना होता है आपका 1.2 FM होता है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3 आएगा, 3 का क्यूब यानी 27, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला इन रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायस जब हम लोग करते हैं डायोड में तो क्या होता है, रिवर्स बायस में क्या होता है कि आपका रिवर्स बायसिंग कहने का मतलब है कि हम लोग पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो ये होता है रिवर्स बायसिंग। ठीक है, तो इसमें जो होता है ना आपका क्या हो जाएगा, रुकावट बढ़ जाएगा, यानी डिप्लीशन लेयर का जो आपका इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। टू ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, तो सिलिकॉन है आपका, सिलिकॉन कौन सा ग्रुप का आता है, तो 14 ग्रुप का आता है, और 14 में इलेक्ट्रॉन 4 बचेगा। ठीक है, तो 4 बचेगा तो आपको इसको किसके साथ मिलाना होगा, फिर 3 गो के साथ आपको मिलाना पड़ेगा। जब 3 गो के साथ मिलाएंगे ना तो एगो खाली रह जाएगा, यानी एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम ग्रुप 13 का है और इसका लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन बचता है, एल्युमिनियम, ये सिलिकॉन ग्रुप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इन सेमीकंडक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। सेमीकंडक्टर में दोनों होता है आपका इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण, जब दोनों कंबाइन होता है, जब दोनों कंबाइन होगा आगे चल के, तभी आपका इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं आपको, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, याद रखिए। अगला है फुल वेव रेक्टिफायर में एसी करंट का फ्रीक्वेंसी भी है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब है,
फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब है ये आपको मान लीजिए ये है, तो ये क्या करेगा कि इसको भी काट ठीक करेगा, इसको भी ठीक करेगा, तो क्या वो डबल हो गया ना, तो 2p यानी ऑप्शन नंबर सी। तो आई थिंक आपको सारा क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा बारीकी से। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को धड़ाधड़ दोस्तों में शेयर कर दें।